हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे फंजाई का इंट्रोडक्शन। तो फंजाई में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस स्लाइड के बेसिस पे इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये फिगर के बेस पे आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं फंजाई क्या है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये सब फंगस का स्ट्रक्चर है। और फंगस क्या होते हैं? एक तरह के पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे या फिर किसी लिविंग मैटर पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि फंजाई क्या है। तो फंजाई एक तरह से क्या होता है? फंजाई ए ग्रुप ऑफ दोज प्लांट्स हुज फॉर्म ए थैलस बिल्ड अप ऑफ सिंगल सेल्स और सेल दैट possess definite cell wall nucleus but lack chlorophyll differentiation vascular tissue। तो इसमें हमने आपको ये सारी बातें पहले से डिस्कस की हैं कि जो फंगस होते हैं उनके अंदर इन्हें हम थैलस नाम देते हैं। थैलस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब ये जो फंगस होते हैं, फंगस ये सिंगल सेल से भी बने हो सकते हैं या फिर ये डेफिनेट नंबर के सेल से बने हो सकते हैं। अब इनमें सेल वाल पाई जाती है। तो ये प्लांट कैसे होते हैं? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर भी सेल वाल होती है। इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होता तो ये पूरी तरह से कंप्लीट प्लांट होते। क्लोरोफिल न होने की वजह से ये सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक नेचर के हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें डेफिनिट वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है जो कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन करे। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे जो फंजाई होते हैं, फंजाई एक तरह के ऐसे प्लांट होते हैं, ये कम्प्लीटली प्लांट होते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर होता है हाइफी। हाइफी क्या होता है? ट्यूबुलर यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। इसमें जो हाइफी होता है वो एक तरह से, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो फंगस होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब ये डिफरेंट तरह के जो भी इनके न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे सेप्रोफिटिक कंडीशन हुई या फिर पैरासिटिक कंडीशन हुई, तो ये डिफरेंट तरह की अपनी एब्जॉर्प्शन ले पाते हैं। न्यूट्रिशन के लिए ये लिविंग बींग्स पे या फिर नॉन लिविंग बींग्स पे, दोनों पे डिपेंड करते हैं। लिविंग बींग पे ज़्यादातर ये डिपेंड करते हैं, इस वजह से इन्हें पैरासिटिक नेचर इनका होता है। इसके अलावा ये सेप्रोफाइट नेचर के होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे भी ग्रो करते हैं। तो इस वजह से डेड और डिकेइंग मैटर पे भी ये ग्रो करेंगे। इसके अलावा ये कैसे लिविंग मैटर पे भी ग्रो करेंगे, इस वजह से इनमें हेट्रोट्रोपिक का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा अगर इनमें रिप्रोडक्शन, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखा गया है कि स्पोर के द्वारा होता है। जो इनका स्पोर होता है वो उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्पोर क्या होते हैं? एक तरह से इनमें रिप्रोड्यूसिंग आर्गन्स होते हैं। रिप्रोड्यूसिंग एक तरह से स्ट्रक्चर होती है, सेल होती है। इसके अलावा इनमें इकोलॉजिकल इनका इम्पॉर्टेंट होता है, रोल होता है। ये एक तरह से अगर देखेंगे तो इकोलॉजी मतलब जो पारिस्थितिकी होती है उसको बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनका जो बॉडी होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का भी हो सकता है, मतलब ये सिंगल सेल के भी बने हो सकते हैं, या फिर इनका जो पूरा का पूरा बॉडी होगा वो मल्टी सेलुलर नेचर का भी होता है। अब ये मल्टी सेलुलर नेचर को होंगे तो ऐसी कंडीशन में माइसीलियम कार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। माइसीलियम क्या होती है? माइसीलियल सेल क्या होती है? एक तरह से ये पूरा का पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस करके जालनुमा संरचनाएं बनाती हैं, तो उसे माइसीलियम बोल देते हैं। अब इसमें राइजोमॉर्फ होते हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रूट बॉडी होती है, मतलब कुछ खाने योग्य भाग भी होता है। जैसे आपने देखा होगा मशरूम, जो हम गांव की भाषा में जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, वही भाग है। तो इसको हम खाने के तौर पे यूज करते हैं। तो उसी को जो खाने वाला भाग होता है इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो जो पूरा का पूरा फंगस होता है इसका हैबिट देखेंगे, अकरेंस इसका कैसा है। अब इसमें अगर देखेंगे इसका हैबिटेट, तो बड़े पैमाने पे जो ये फंगस होते हैं लार्ज स्केल पे, करीब इनकी 1 लाख स्पीसीज जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। तो इसमें करीब इनकी लाखों की
स्पीसीज है जो पूरे संसार में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें देखेंगे यूबिक्वाइटस, और ये ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट मतलब लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं, तो आप इन्हें कॉस्मोपॉलिटन नेचर का कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर अवेलेबल होता है। इसके अलावा इनमें लाइट जो होते हैं डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ, इनमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके लिए लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके साथ ही देखेंगे फ्लरिश वेल इन मॉइस्ट, ज़्यादातर ये नम और छायादार स्थानों पे ही ग्रो कर सकते हैं, और तो इनके लिए मॉइस्ट और नम वाली जो एक तरह से जो सॉइल होगी उनके लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो दूसरे प्लांट या फिर एनिमल्स पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम देखें तो जो फंगस होते हैं इनका जो हैबिट होगा, ये खास करके इनमें जो इनकी लाइफ होती है, इनकी टोटल हैबिट किस तरह से ये है, इनका टोटल हैबिट कैसा होगा अगर उसे हम देखेंगे तो ये सैप्रोफाइट नेचर के होते हैं। सैप्रोफाइट का मीनिंग होगा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, मतलब टोटली ये किसी सैप्रोफाइट नेचर के हैं, तो ऐसे कंडीशन में डेड और डिकेइंग मैटर पे टोटली डिपेंड कर सकते हैं। या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, मतलब ये डेड और डिकेइंग मैटर के अलावा ये लिविंग मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन इनमें हो सकती है कि ये पैरासिटिक नेचर के होंगे, अर्थात ये टोटली क्या करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, लिविंग एनिमल या फिर प्लांट पे ही टोटली ग्रो करेंगे। और एक कंडीशन इनमें देखी गई है कि ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट भी होते हैं, अर्थात ये ऐसी कंडीशन होगी कि ये होते तो पैरासाइट हैं पर अगर वो लिविंग मैटर डेड कर गया तो भी इस पे ये ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी इनमें कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि जो फंजाई होते हैं इनमें न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन के लिए एक तरह से ये फूड इनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये भी एक तरह से लिविंग मैटर ही है। तो ये इनकैपेबल होते हैं, अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं, मतलब बनाने योग्य नहीं होते हैं, सॉरी इनकैपेबल मतलब ये अपना फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये पैरासिटिक और सैप्रोफाइट नेचर इसी कारण से इसका है। इसके अलावा ये हेट्रोटिपिक नेचर के हैं, अर्थात ये न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग दोनों तरह के मैटर पे या फिर लिविंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं। इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो जो फंगस होते हैं, फंगस की खासियत क्या होती है, ये हेट्रोट्रिपिक एब्जॉर्प्शन करते हैं। हेट्रोट्रिपिक एब्जॉर्प्शन इनमें कैसे होता है कि ये कार्बन और ऑर्गेनिक सोर्स यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो इनमें हाइफी जो होता है वो डिफरेंट तरह के एंजाइम को रिलीज करता है, और ये जो एंजाइम होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इनमें जो भी सबस्टेंस होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ब्रेक करने में, उनसे एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और डिफरेंट तरह के जो हाइफी होते हैं उनको ये डिफ्यूज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसमें एक तरह से ये फंगस का हाइफी है, और हाइफी क्या कर रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के एंजाइम को रिलीज कर रहा है। और ये एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, एंजाइम नोट किया गया है। ये एंजाइम कोई एक ऑर्गेनिक मैटर है और उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने का काम कर रहा है। तो हाइफी इसके जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के कैटालिटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फंगस होते हैं, फंगस में अगर उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो ये सोमैटिक या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका देखा गया है। तो सोमैटिक या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखिएगा तो ऐसे कंडीशन में जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो फंजाई होते हैं वो थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं, और इसी वजह से इन्हें हाइफी कहते हैं। तो जो थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है उसी को हाइफी नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक कंडीशन होती है इनकी, मतलब इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इनका देखेंगे टोटल डायमीटर तो ये 2 से 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर लगभग इनकी लेंथ होती है, और बाकी अलग अलग लेंथ के देखे गए हैं। और कलेक्टिवली जो हाइफी होता है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, माइसीलियम बोलेंगे। तो माइसीलियम इसका क्या होता है, एक तरह से कंप्लीटली जो हाइफी होता है उसको कॉमन रूप से माइसीलियम बोलते हैं।
इसके अंदर सेप्टम होता है, मतलब ये इनका जो पूरा का पूरा थैलस होगा ये ऐसे खंडों में बटा होगा तो सेप्टा कहा जाएगा, और अगर खंडों में नहीं बटा होगा तो इसे एसेप्टेट कहा जाएगा। तो ये सेप्टेट नेचर के और एसेप्टेट दोनों नेचर के होते हैं। इनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन को सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड दोनों नेचर के हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो जो फंजाई होते हैं, फंजाई का अगर हाइफी हम देखेंगे तो इस तरह से ये फिगर में दिख रहा है। फंगस का ये हाइफी है, ये एसेप्टेट हाइफी है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का इसमें सेप्टा नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूबुलर नेचर के हो सकते हैं, मतलब ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये ट्यूबुलर नेचर के होते हैं। हार्ड वाल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें क्रॉस वाल्स होती हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव कंपार्टमेंट्स ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात इसमें ये जो यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव और निगेटिव का बना हुआ है, इसमें कुछ जो इसका हाइफी होगा वो मेल गैमेट के जैसा बिहेव करेगा, तो कुछ फीमेल गैमेट के जैसा बिहेव करेगा। तो जो मेल गैमेट होगा उसको हम लोग जो पॉजिटिव सेल होगी उसे मेल गैमेट, और जो निगेटिव सेल होगी उसे फीमेल गैमेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब ये सिंबल खास करके पॉजिटिव मेल के लिए और निगेटिव फीमेल के लिए है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इनमें जो ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है, मतलब टिप्स ये ऊपर की तरफ, तो ये एपिकल रीजन है। इसी एपिकल रीजन के द्वारा ये ग्रोथ करते हैं, तो इसे हम लोग टिप ग्रोथ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे इसका जो फंगस है, फंगस के और भी कुछ कैरेक्टर देखेंगे। तो इनमें सेप्टा होता है। सेप्टा जो होते हैं वो पोर का फॉर्मेशन करते हैं, पोर्स बनाते हैं, और जो पोर्स होते हैं वो डिप्लोपोर सेप्टा होते हैं। बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर खास करके देखे गए हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियाई देखा गया है, न्यूक्लियाई होगा। और न्यूक्लियाई के अलावा ये सिनोसिटिक जो हाइफी इनका होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब जो सिनोसिटिक हाइफी होगा उसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा इनका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का कंडीशन होता है, तो ये क्या करते हैं हास्टोरिया के द्वारा। हास्टोरिया इसका एक तरह से सेल होती हैं जो न्यूट्रिशन को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को एक तरह से वाटर और मिनरल जो भी होगा वो प्लांट या एनिमल से अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो जिस सेल के द्वारा ये वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं उसे हास्टोरिया नाम देते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्ब्यूल्स होती हैं। एब्जॉर्ब्यूल्स जो इसका होता है वो क्या होगा, सेवरल माइकोराइजल कंडीशन होती है। जैसे पाइनस के रूट के अंदर अगर कोई जो फंगस होगा वो ग्रो करता है तो ऐसी कंडीशन को, एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाएगा। जब पाइनस ट्री के रूट के अंदर अगर फंजाई ग्रो करता है, पाइनस ट्री के रूट में फंजाई ग्रो करता है, तो ऐसे कंडीशन को माइकोराइजल कंडीशन कहा जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो फंगस होगा वो पाइनस के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हाइफल जो ग्रोथ होती है, इसका जो हाइफी होता है वो टिप कंडीशन में, अभी मैंने बताया कि इसका एपिकल ग्रोथ होगा, मतलब ऊपर की तरफ ये ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसके जो माइसिलियम होंगे, मतलब जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, पूरा का पूरा इस तरह से जालनुमा संरचना होती है, तो माइसिलियम इसका इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव होते हैं, फीडिंग वेब हाइफी होते हैं, मतलब पूरी जालनुमा संरचनाएं होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं होस्ट से। इसके अलावा जो माइसीलिया होता है इकोलॉजिकल बॉडी के तौर पे काम करता है, एक तरह से ये पूरे के पूरे जो सिस्टम होता है पारिस्थितिकी उसको मेंटेन करता है, मतलब पूरी इसकी इकोलॉजी को मेंटेन करता है। और ये हाइफी का क्या है, ये एक तरह का हाइफी है, और ये रिजिड वाल है, मतलब थोड़ी सी बाहर की साइड में ये कठोर वाल है। अब ये जो कठोर वाल है इसमें क्या होगा, प्लास्टिक एंड स्टिच होगा, तो ये प्लास्टिक जैसे नेचर की और स्टिच होगी, थोड़ी सी मतलब खिंचाव इसमें हो सकता है। इसके अलावा ये देखेंगे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखे गए हैं हाइफी के अंदर। तो इसमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस के द्वारा आप देख पा रहे होंगे कि आपको डिफरेंट तरह के सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है।
यहाँ पे ये क्या है, जो पूरा का पूरा फंगस है, फंगस में इसकी सेल वाल है। इसके अलावा इसमें पोर दिख रहे हैं, सेप्टम दिख रहे हैं, मतलब ये खंडों में बटा है तो ये इसका सेप्टम हो गया, तो ये सेप्टेट हाइफी हो गया। और ये कौन सा हो गया, ए सेप्टेट हाइफी हो गया। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिख रहे हैं ये इसका न्यूक्लियाई है, बाकी बाहर का स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेल वाल है। तो इसके अलावा इसमें नीचे वाले फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फंगल हाइफी दिख रहा है आपको, और ये जो फंगल हाइफी है इसमें अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। जैसे प्लांट सेल है, इसका प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हास्टोरिया है, जो कि न्यूट्रिएंट वगैरह को एब्जॉर्व करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये निमेटोड्स है, जो कि एनिमल है, और इस निमेटोड्स के ऊपर भी जो फंगस होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये हाइफी है फंगस का, जो निमेटोड्स से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो जो फंगस होते हैं, फंगस की और भी कुछ खास बातें हैं इसमें, जैसे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो क्लोरोफिल न होने की वजह से नॉन डिपेंडेंट ऑन लाइट, मतलब ये लाइट पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करते हैं। और ये कैन ऑक्यूपाई डार्क हैबिटेट्स, ये अंधेरों में भी ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। कैन ग्रो एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में वृद्धि कर सकते हैं। कैन मतलब ये जैसे इनवर्ड डाउनवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, मतलब जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक दोनों नेचर के दोनों कंडीशन में ये ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर में सबस्ट्रेट जो होता है एब्जॉर्बेंट, ये फिलामेंट के द्वारा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। जो भी इनका वाटर या मिनरल होता है वो फिलामेंट के थ्रू एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनकी जो पूरी की पूरी सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और उस काइटिन के अंदर एसिटिल ग्लूकोसामाइन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें काइटोसन पाया जाता है, जो जाइगोमाइकोटा है। जाइगोमाइकोटा के अंदर जो होगा उसके अंदर काइटोसान ये भी क्या है, इसके अंदर मतलब सेल वाल के अंदर इसके पाई जाती है। इसके अलावा पॉलीमर होगा, ग्लूकोसामाइन होगा, ये सब इसके अंदर ऑलरेडी सेल वाल के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बीटा लिंक्ड पॉलीमर होता है। इसके अलावा जेल लाइक सबस्टेंस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और ये जो जेल लाइक सबस्टेंस होते हैं उन्हें मैनो प्रोटीन्स नाम देते हैं, जिसे हम, जो कि मैट्रिक्स के थ्रू पूरी की पूरी सेल वाल पे स्कैटर्ड होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल टाइप की होती है। इसमें जो इसकी सेल वाल होती है या जो भी इसका कंपोनेंट या होगा उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें अनेक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे एग्लूटिनेस होता है। इसके अलावा एडहेसिव नेचर इसका होता है सेल वाल का, और इसमें मिलेनिन्स पाए जाते हैं। मिलेनिन आप जानते हैं डार्क ब्राउन सबस्टेंस होते हैं जो हमारी स्किन को भी कलर प्रोवाइड करते हैं, तो ये फंगस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो फंगस के अंदर होने की वजह से ये क्या करते हैं, फंगस में डिफरेंट तरह के सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्व करने का भी काम करते हैं। तो ये ब्लैक कलर के भी होते हैं, इसी ब्लैक फंजाई भी होते हैं। तो ये ब्लैक फंजाई नेचर इनका इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, मेलानिन भी देखने को मिलता है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल टाइप की होती है, अर्थात इसमें वाटर और जो लिक्विड सबस्टेंस होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो ईजिली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ये फंगस है, फंगस जो पूरे के पूरे किसी सेल वाल पे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेल वाल है, ये फंगस, ये पूरा का पूरा सेल वाल है, और ये किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो कर गया है, तो ये इसका पूरा माइसीलियम पार्ट है, और ये फंगस है, ऊपर का ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भाग है जो किसी सेल के ऊपर इस तरह से ग्रो कर जाता है। यहाँ पे अगर इस फिगर के अंदर हम देखेंगे तो जो फंजाई होते हैं, फंजाई क्लेडोग्राम, ये क्या करते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं किंगडम एनिमलिया, ये डिफरेंट तरह का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक तरह से इंडिपेंडेंस दिखाया गया है कि कौन सा फंजाई कैसे, जैसे जाइगोमाइकोटिना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिमिटिव फंजाई है जिसमें काइट्रिडोमाइकोटिना है। थोड़ा सा फिगर क्लियर इसमें नहीं आ पा रहा है, तो आप इस स्लाइड को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा रिलेशन दिखाया गया है, जैसे काइट्रिडस है, काइट्रिडस एक तरह से यूनिसेलुलर फंजाई है। यहाँ पे
जाइगोट फंजाई हैं जो कि मेल और फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन की वजह से बनते हैं। इसके अलावा ये सैक फंजाई हैं, जैसे एस्कोमाइकोटीना है। इसके अलावा क्लब फंजाई है। ये अलग अलग तरह का इसमें जो इनका करेक्टर है उसके बेसिस पे इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है। तो एस्काई क्या होते हैं? एस्काई इसके अंदर होते हैं जो वो एस्कस बनाते हैं। और एस्काई क्या होते हैं? एक तरह से स्पोर होते हैं जो जर्मिनेशन के थ्रू नए फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोमाइकोटा क्या करते हैं? ये ऑलरेडी मेल और फीमेल हाइफी की तरह वर्क करते हैं, जिसमें निषेचन के थ्रू नए तरह के फंजाई का फॉर्मेशन होता है और ये यूनिसेलुलर होता है। ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन करके नए फंगस का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जो क्लब फंजाई होते हैं ये भी इनके अंदर एंथ्रीडियम और उगोनियम जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसके थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो काइट्रीडोमाइकोटीना है, माइकोटा है, जिसे काइट्रीडस बोलते हैं, ये कैसे होते हैं? ये सिंपल टाइप के फंजाई होते हैं और ये मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो मोटाइल स्पोर जिसके अंदर फ्लैजेला होगा और ये मूवमेंट कर सकता है। मोस्टली ये सैप्रोप्स और पैरासाइट एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये मोटाइल फंजाई होते हैं जो ज़्यादातर वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और वाटर बॉडी के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन वगैरह की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। काइट्रीडोमाइकोटा जो होगा, जिसे प्रिमिटिव फंजाई, सिंपल टाइप के जो फंजाई होते हैं, इन्हें अगर हम देखेंगे तो ये जो फंजाई होते हैं ज़्यादातर ये प्रिमिटिव नेचर के होते हैं शुरुआती दौर में। और इनके अलावा ये डीकम्पोजर का काम करते हैं, फीडिंग करते हैं लिविंग और डिकेइंग मैटर से ये फीडिंग करते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन जीवित और एक तरह से डेड और डिकेइंग मैटर जैसे सड़ी गले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन सब से ये लेते हैं। ये सेमी एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल रीजन में और इसके अलावा एक्वेटिक रीजन दोनों तरह के एटमॉस्फेयर में ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। जो डैम्प सॉइल होती है, एक तरह से जो वाटर बॉडी होती है, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, हर तरह की वाटर बॉडी के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम देखेंगे तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है, तो काइटिन की तो बाकी की भी बनी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एस्कोमाइकोटीना, जिसे सैक फंजाई कहते हैं, सैक लाइक फंजाई होते हैं। और ये जो एस्कोमाइकोटीना होते हैं इनकी खासियत क्या होती है? एस्कोमाइकोटीना की खासियत अगर हम देखेंगे तो जो एस्कोमाइकोटीना होते हैं ये स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि पॉड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरह से थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे एस्काई नाम दिया जाता है। तो जो थैली नुमा संरचनाएं होती हैं उसी को एस्काई बोलते हैं। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, अगर इसमें देखेंगे तो ये जो फंजाई होते हैं ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है, जिसमें करीब 50,000 स्पीसीज देखी जाती हैं। और इन ये अप्रॉक्सीमेटली 75% जो होते हैं वो फंजाई स्पीसीज इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। एस्कोमाइकोटीना वाला जो ग्रुप है इसमें एस्कोमाइकोटा इसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे। इसके अंदर ईस्ट होता है, लाइकेन होते हैं, टफल्स होते हैं, ये सब जो फंजाई होते हैं इसी ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं स्लाइड पे। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम जनरली इसमें देखें तो अगले नंबर पे आता है जाइगोमाइकोटा, जिसे मोल्ड्स या कॉन्जुगेशन फंजाई भी नाम दिया जाता है। इनकी खासियत क्या होती है? ये टेरेस्ट्रियल फंजाई होते हैं और इनमें अप्रॉक्सीमेटली 900 स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी है, जो कि डिकम्पोजिंग डेड मटेरियल पे इजीली ग्रो करते हैं। तो जो भी एक तरह से सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों के अंदर ये इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो ये वाला जो फंजाई है यही ऑलरेडी क्या है? जाइगोमाइकोटा है। और जाइगोमाइकोटा की खासियत ये है कि ये डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये सॉयल में माइकोराइजल फंजाई होते हैं, ब्लैक ब्रेड्स होते हैं जिन्हें जो कि कुछ एनिमल्स पे भी ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा जाइगोमाइसिटीज वर्ग के जो भी फंजाई होते हैं इनकी खासियत होती है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअल ग्रोथ के बाद। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो बेसिडियोमाइकोटा है, जिसे क्लब फंजाई बोलते हैं,
अब इनकी खासियत क्या है कि इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो बेसिडिया होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉमन रूप से नॉट सो कॉमन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। और इनके अलावा ये डाइकैरियोटिक नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो पूरा का पूरा हाइफी होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है। रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं ये किसी प्लांट पे लगने के बाद, जैसे पाउडर के जैसा पूरा का पूरा, जैसे अगर आप जनरली प्लांट को टच करेंगे तो वो रस्ट होता है, जंग के जैसा दिखेगा, सफ़ेदी जैसे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, उसी को रस्ट स्मट बोलते हैं। इसके अलावा मशरूम होता है, पॉलीपोरस होता है, पफबल होता है, ये सब इसके ऑलरेडी एंजाइम के ग्रुप हैं। और इसमें जो एंजाइम होता है वो वुड वगैरह को डीकम्पोज करता है, लकड़ी को डीकम्पोज करता है, सड़ाता है। माइकोराइजा ये सब ऑलरेडी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मशरूम है, बास्केट फंजाई है, पफबल है। तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी किसका है, ये मशरूम का स्ट्रक्चर है, जो कि ज़्यादातर खाने के तौर पे यूज किया जाता है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये ब्रैकेट फंजाई है, जिसे पफबल भी बोलते हैं। तो ये इसके दो स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो माइकोटा होता है, जो कि लाइकेन है, ये एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, जिसमें एल्गी एक तरह से क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो फंगस होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। वो जो सॉइल होती है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से इनका एसोसिएशन, ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल नेचर के होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्यूटेरोमाइकोटिना ड्यूटेरोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई नाम दिया जाता है। और इस ग्रुप के जो भी फंजाई होते हैं इसे लेफ्ट वोर्स नाम देते हैं। लेफ्ट वोर्स होते हैं जो क्लियरली दूसरे ग्रुप में नहीं देखे गए हैं। इनकी करीब 25,000 स्पीसीज अभी तक देखी जा चुकी हैं, जिसमें खास करके पेनिसिलियम और कैंडिडा अल्बिकेंस ईस्ट वगैरह आती हैं, जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा माइकोराइजा को देखेंगे। माइकोराइजा हमें पता है फंगस रूट होते हैं, जो कि पाइनस ट्री के रूट के अंदर जनरली ग्रो करते हैं, और ये भी सिम्बियोसिस नेचर शो करते हैं। तो इसी वजह से इन्हें हम लोग बोल देते हैं माइकोराइजल कंडीशन। फंगस जो होते हैं, फंगस क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और लेते हैं, और वाटर और जो भी चीज़ें होती हैं वो प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बदले में जो प्लांट होता है ये न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बदले जो प्लांट होता है फंगस को कार्बोहाइड्रेट अर्थात फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दूसरे कई सेवरल काइंड के फंगस होते हैं, जैसे जाइगोमाइकोटिना है। इसके अंदर ये क्या होता है कि इसमें हाइफी जो होती है इनवैड रूट देखी गई है। इसके अलावा अगर इसमें हम देखेंगे एक्सट्रीमली जो इकोलॉजिकल जो इम्पॉर्टेंट है फंजाई का, ये इकोलॉजी को मेंटेन करने में, मतलब पारिस्थितिकों को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फंगस है, फंगस का स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट तरह के इसमें अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखेंगे तो इस तरह का आपको हाइफी फंगस का दिखता है। फंगल हाइफी अराउंड द रूट एंड बिटवीन द सेल, मतलब यहाँ पे जनरली अगर आप देखेंगे तो ये सेल है, और ये वाला पार्ट सेल का है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसमें रूट वाला पार्ट है, जो फंगस पूरी तरह से इनके बीच में ऑलरेडी ग्रो करता रहता है। तो इस तरह से अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे फंगल में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इनमें जनन कैसे होता है, तो जनन हमें पता है इनमें 3 टाइप का होगा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। तीनों टाइप का इनमें रिप्रोडक्शन देखा गया है। अगर इनमें हम जनरली देखेंगे तो ये जो फंगल रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हमें पता है माइटोसिस होता है, जैसे सेल डिवाइड करती है तो माइटोसिस डिवीजन में होगा। इनमें कोनिडिया या स्पोरेंजियोफोर के ऊपर कोनिडियम डेवलप होते हैं, और उसके द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टीलोमार्फ होता है, सेक्सुअल स्टेज होती है इसकी, और इसमें जनरली मियोसिस होगा, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दोनों की मेटिंग होगी, उसके बाद इसका
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड के द्वारा देखा गया है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, पूरा का पूरा जो फंगस का बॉडी होगा वो कई पार्ट में डिवाइड करेगा और कई पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट जो होगा वो नए तरह के फंगस का फॉर्मेशन कर लेता है। बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है कि जैसे इस पे जैसे ईस्ट होता है तो इस पे ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये बड सेपरेट करके फेवरेबल कंडीशन में नए तरह के फंगस को ग्रो करता है। फिजन देखा गया है। फिजन क्या होता है? फिजन का मीनिंग होता है जैसे फंगस का सिंपल हाइफी है तो वो 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करके नए फंगस का फॉर्मेशन करता है। ओइडिया होता है। ओइडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब ऐसे सिंपल हाइफी होती है और उस पर ऐसे कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और यही सेपरेट करके नए फंगस का फॉर्मेशन करता है। क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर भी कोनिडिया के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें जनरली क्या होता है कि ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके अंदर एक तरह से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं एक तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा स्टोर हो जाता है और वो बाद में क्या करता है, सेपरेट करके डिटैच करके नए फंगस का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स इसमें स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनते हैं और कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है इसमें अगर हम देखेंगे जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होगा इसके अंदर क्या होता है कि जनरली इसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट इसका फ्यूज करता है, मतलब 2 सेल होती है जनरली, जैसे मेल गैमेट की फीमेल गैमेट की सेल होती हैं, उनका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन बोलते हैं। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन ऑलरेडी मेल और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड नंबर में होते हैं उनके फ्यूजन को बोलते हैं। इसके अलावा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होगा? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के संपर्क में आना, फिर उसके बाद उनमें उनके बीच में जो की सेल वाल होगी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उसका आपस में फ्यूज करना। इसके अलावा इसमें देखा गया है स्पर्मेटाइजेशन। जो स्पर्मेटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर अगर हम देखेंगे स्पर्मेटाइजेशन में तो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ जो फंगस होते हैं इनमें जनरली क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटेंजियम होता है, फीमेल गैमेटेंजिया के हाइफी के ऊपर जो स्पर्मेटिया होता है वो ट्रांसफ़र होता है। तो मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेटेंजिया के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। उस तरह के इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, मतलब स्पर्म जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर। सोमेटोगैमी क्या होती है? सोमेटोगैमी जो है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के ऑलरेडी फंगस के अंदर देखी गई है और इनमें क्या होता है कि इनमें जो नॉर्मल टाइप के न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे स्यूडोगैमी भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम देखेंगे तो जो फंगल लाइफ साइकिल होती है इसमें वेजिटेटिव थैलस जो होता है वो प्रीडोमिनेंट टाइप का होता है और इसमें पूरा का पूरा अगर स्ट्रक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे तो जो थैलस होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होगा और इसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों थैलस के गैमेट होते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन भी कुछ फंगस के अंदर देखने को मिलती है। प्लॉइडी थैलस होता है, डिटरमाइंड टाइमिंग्स दीज, इसमें प्लेज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये कुछ कंडीशन होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। प्लेज्मोगैमी आप जानते हैं जो प्लेज्मोगैमी मतलब जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका फ्यूजन, कैरियोगैमी न्यूक्लियोप्लाज्म का फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म का आपस में केंद्रक द्रव्य का आपस में फ्यूज करना। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीज़न जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस है। इसमें जैसे प्लेज्मोगैमी, माइसीलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल है।
इसमें अगर लाइफ साइकिल को हम जनरली देखें तो जैसे ये माइसीलियम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिगर में ये माइसीलियम है। अगर इस माइसीलियम को ये सेक्सुअली प्रोडक्शन करना है तो ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड स्पोर ही जर्मिनेट करते हैं और फिर से ये माइसीलियम बनाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में देखी गई है। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखिएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जनरली जो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्पोर बनते हैं। अब स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें यहाँ से अगर हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ माइसीलियम से शुरू किया तो माइसीलियम ऑलरेडी इसका हैप्लॉइड होता है। अब ये जो हैप्लॉइड माइसीलियम होगा, हैप्लॉइड माइसीलियम क्या करेगा, प्लाज्मोगैमी करेगा। तो प्लाज्मोगैमी की प्रोसेस में देखेंगे तो जो इसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो आपस में कंबाइन करेगा तो डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। अब ये डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर कैरियोगैमी होगी जिसमें इसके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगी। डिप्लॉयड स्टेज के आने के ठीक बाद अब इसमें मियासिस होती है। मियासिस के बाद फिर ये क्या बनाता है, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और यही हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं बाद में जर्मिनेट करके नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसी कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका फंगल का लाइफ साइकिल का दिखाया गया है। यहाँ पे जो फंगल की लाइफ साइकिल है टोटल ये कंडीशन है। यहाँ पे ये क्या है कि जो इसका फंगस होता है, फंगस जो होगा वो हैप्लॉइड नेचर का होगा। इसके अलावा इसमें प्लाज्मोगैमी अगर आप देखेंगे तो इसमें प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि मेल फंगल हाइफी का जो गैमिट होगा और फीमेल का वो दोनों आपस में फ्यूज करेगा। फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी वो गैमिट के फ्यूजन की वजह से हुई तो कैरियोगैमी होगी और ऐसी कंडीशन में डिप्लॉयड स्टेज का फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें मियासिस हो जाएगा। मियासिस होने के बाद अब ये क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा और बाद में वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके नया हाइफी या फंगस का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अलावा फंगल की जो लाइफ साइकिल होती है, अगर इसमें हम जनरली डिप्लॉयड स्टेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिप्लॉयड स्टेज होती है उस डिप्लॉयड स्टेज के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद इसमें ऑलरेडी गैमिट बनते हैं और जो गैमिट होते हैं उनके फ्यूजन की वजह से जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के बनने के बाद फिर से ये जो जाइगोट बनेगा, अब इसमें जैसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट होगा तो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये प्री डोमिनेंट फेज होती है, मतलब डिप्लॉयड फेज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जबकि इसकी हैप्लॉइड फेज जो होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो इसमें जो लाइफ साइकिल है इसमें प्री डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड फेज है, मतलब हैप्लॉइड फेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ कंडीशन के में ही दिखाई दे रही, ज़्यादातर यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन है, यहाँ पर भी डिप्लॉयड कंडीशन है। तो ये हैप्लॉइड फेज जो है वो प्री डोमिनेंट है और यहाँ पे डिप्लॉयड फेज प्री डोमिनेंट स्टेज है। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे इस फिगर के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम के फॉर्मेशन के बाद होता है और स्पोरेंजियम निकल कर नए तरह के फंगस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो हाइफी है ये मेल और फीमेल अलग अलग हाइफी है और इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन की वजह से इनका मतलब कि प्लाज्मोगैमी होगी और प्लाज्मोगैमी के बाद ये नया स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये स्पोर ही जर्मिनेट करके नए फंगस का फॉर्मेशन करेगा और बाद में ये जो स्पोर बनेगा वो ऑलरेडी हैप्लॉइड फंगस का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से मशरूम की अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो मशरूम जो होता है, मशरूम के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है और मशरूम न्यूक्लियर फिजन करके ये क्या करेगा कि ये डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड कंडीशन में ऑलरेडी ये हैप्लॉयड मतलब जो इसका हाइफी है वो फ्यूज किया तो डिप्लॉयड कंडीशन बनी। अब ये डिप्लॉयड कंडीशन क्या करेगी कि धीरे धीरे ये डेवलप करते हुए हैप्लॉयड माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेती है और इस तरह से जो हैप्लॉयड माइसीलियम होता है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा नया थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से डाइकैरियोटिक नया फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा।
अभी और भी है। हाँ, फंजाई का इसमें कुछ ह्यूमन फंगस है इंटरेक्शन। जैसे जो फंगस होते हैं वो बेनिफिशियल नेचर के भी होते हैं, मतलब कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं। बेनिफिशियल जैसे ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, एक तरह से कार्बन रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। बायोसिंथेटिक फैक्ट्री का काम करते हैं, इसमें खास करके एंटीबायोटिक के फार्मेशन में ये यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, एसिड, फूड और फर्मेंटेशन आदि के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम देखेंगे बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडी के लिए जो फंगस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि एक तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं फूड का, लंबर, पेपर और क्लॉथ इन सबको डिस्ट्रक्ट करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। एनिमल और ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं। टॉक्सिक नेचर के होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, मशरूम और जो कि एक तरह से चीज़ और पनीर इन सब चीज़ों को ख़राब करने का काम करते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये सब इनकी हार्मफुल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लाइकेन देखेंगे तो लाइकेन म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। और इन दोनों में जो लाइकेन होते हैं वो फोलिएज, फ्रक्टोज और क्रस्टोज, ये 3 तरह के लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइकेन चट्टानों पे भी ग्रो कर सकते हैं और चट्टानों पे ग्रो करने के बाद वो उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये क्रस्टोज लाइकेन है। क्रस्टोज लाइकेन एक तरह से क्या करता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक तरह से क्रस्ट होती है, जो चट्टानों के ऊपरी सरफेस होती है, उसको एक तरह से ब्रेक करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो फंगस होते हैं लाइकेन इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइकेन को अगर अंदर से हम देखेंगे तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो पूरी तरह से किसी भी सॉइल वगैरह के अंदर पूरी तरह से ऐसे फैल जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे फोलियोज लाइकेन है। फोलियोज लाइकेन क्या करता है, ये अपर एंड लोअर कार्टेक्स में पाए जाते हैं प्लांट में खास करके। और ये जनरली क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पे इसमें अगर हम देखेंगे तो इनका जो हाइफी होता है वो कलेक्टिंग नेचर का होता है, मतलब पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर में फैले होते हैं। इस तरह से जो फंगस है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका और भी पार्ट बचेगा। धन्यवाद।